यस आई एम टॉकिंग टू यू। क्या तुम अभी भी जागे कि नहीं? पढ़ाई स्टार्ट किया कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान दो। अब पढ़ाई पे ध्यान देना होगा तुम्हें। अभी विमेंस क्रिकेट टीम देखो ना, एक से एक धुरंधर। कौन है ये शिफाली वर्मा? कौन है? उसके अपने लोकल टीम में हरियाणा से आती है, ये हरियाणा के छोटे से गांव से आती है। उसके अपने टाउन में उसे खेलने तक नहीं दिया जाता था। वो अपने बालों को छोटा करके कटवा करके लड़कों के टीम में खेलती थी। आज वो सबसे हाईएस्ट रन मेकर 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। कौन है ये राधा यादव, जो प्री मैच्योर चाइल्ड 7 मंथ में जन्म ली? उसके पिता सब्जी बेचते थे रोड पर, ठेला लगाकर, रेडी लगाकर। 6 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। 6 साल की उम्र में उसने क्रिकेट के मैदान पर जाना स्टार्ट कर दिया और आज वो इंडिया की टॉप क्लास विकेट टेकिंग बॉलर और फील्डर है। तो जागो, अगर तुम्हें कुछ करना है, दुनिया को कुछ दिखाना है, अपने साहस को बतलाना है, तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तुम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे जिस लिस्ट में वो लोग शामिल हैं। उठो, जागो और तब तक काम करना जब तक सफलता मिल ना जाए। जय हिंद। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का 3rd लेक्चर देखेंगे। बहुत ही ड्रास्टिक चल रहा है। पहला फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। और ये बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, सीबीएसई का सबसे फेवरेट चैप्टर है ये। आओ आओ देखते हैं फिर से, और हम लोग इसको खत्म करते हैं आज। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बात है जी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंजम्पशन में क्या अंतर है, क्या रिलेशनशिप है, मेरी बात समझना। तुम जानते हो y इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। और सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मैंने कहा था कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम दैट इज y होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो मेरी बात समझना। अगर मैं क्या करूं, तीनों को अगर एक कॉमन y से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग ऑल द वेरिएबल्स बाय y, ठीक है, सबको अगर हम y से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? y से अगर डिवाइड कर दिए सबको तो क्या होगा सर? देखो मेरी बात समझना। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मेरी बात समझना। अगर मैं कहूं कि 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लिखा जाए, ठीक है, और क्या हो, सबको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 4 by 4 1 इक्वल्स टू 2 by 4 इज हाफ प्लस 2 by 4 इज हाफ। कोई अंतर आया क्या रिजल्ट में? इसका भी तो रिजल्ट 1 ही आता और इसका भी रिजल्ट 1 ही आया। तो अगर हम तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर, तो क्या हुआ यहां देखो, y इक्वल्स टू सी प्लस एस है, मैंने क्या किया, तीनों को y से डिवाइड कर दिया। आ जाओ जी, इसको क्या करेंगे, हम कट कर देंगे। तो 1 इक्वल्स टू सी बाई वाई क्या हो गया, एपी सी प्लस एस बाई वाई क्या हो गया, एपी एस हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन बन गया आपका 1 इक्वल्स टू एपीसी प्लस एपीएस हो गया। नाउ अब क्या, मेरी बात समझना। अगर मैं क्या करूं, 1 इधर ले आऊं एपीसी को, तो 1 माइनस एपीसी इक्वल्स टू एपीएस हो गया। ये हो गया सेकेंड वाला बात। और अगर मैं ये कर दूं 1 माइनस एपीसी एपीएस इक्वल्स टू एपीसी, कोई दिक्कत है क्या? आहा, ठीक है, तो ये भी एक बात हो गया।
तीनों फॉर्मूला को याद करो, ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जो आएंगे आपको तीनों में से किसी से भी आ सकता है। एपीसी एपीएस निकालना हो, एपीसी दिया हुआ हो तो क्या होगा, तो आप घुमा फिरा के एक ही चीज है लेकिन तीनों को याद करो आप। ठीक है बच्चे, चले आगे। यस सर, चलिए सर आगे। नाउ देन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर? एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर? तो मेरी बात समझना, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, आप जानते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं चेंज इन इनकम, ये क्या हो रहा है भाई साहब, लिखने नहीं दोगे क्या? आओ, ठीक है। अगर मैं कहूं चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स, अगर मेरे इनकम में चेंज होगा तो मेरे कंजम्पशन में भी चेंज होगा, मेरे सेविंग्स में भी चेंज होगा। ठीक है, तो क्या हो, ये मैं देखो मेरी बात समझना, डिवाइडिंग ऑल द वेरिएबल्स बाय डेल्टा वाई। सबको हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे, हम सबको डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है, नाउ इसे हम काट दिए, ये हो गया 1, ये हो गया 1 इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय वाई क्या हो गया, एमपीसी हो गया, प्लस ये क्या हो गया, एमपीएस हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, 1 इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीएस हो गया। ठीक है, नाउ जानते हो ना डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एमपीएस होता है, लास्ट क्लास देखना, सब कुछ बताया है मैंने। नाउ अगर हम क्या करें 1 माइनस एमपीसी कर दें इक्वल्स टू एमपीएस हो जाएगा, और अगर हम ऐसा कर दें 1 माइनस एमपीएस इक्वल्स टू एमपीसी हो जाएगा। तो ये तीनों ही केस में क्या हो जाएगा, ये तीनों ही केस में क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ऑल द 3 फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। लर्न क्या करना है, रिलेशनशिप से ये बना है। रिलेशनशिप जनरली नहीं आता है बट फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा। हाँ जी, फॉर्मूला तो याद रखने ही होंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब है क्या, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे इसको, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं, समझते हैं क्या है बात को। तो हम कहेंगे I इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, I इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y कहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझना क्या है, जब मैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहता हूं ना, जब मैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहता हूं तो वहां पे दो बातें हैं। एक क्या है, एक को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इंड्यूस्ड क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जहां पे हम कमाने के लिए काम करते हैं। सरकार क्या करती है, सरकार कमाने के लिए काम करती है। कई बार सरकार जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पे तुमको प्रॉफिट नजर आता है तुम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? अगर तुम ब्रिजेस बनाओगे तो होगा, अगर तुम टूरिस्ट प्लेस में इन्वेस्ट करोगे, है ना, आप अगर टूरिस्ट प्लेस को आगे बढ़ाएंगे अपने देश में तो क्या होगा? वहां पे सरकार को नफा होगा, देश को नफा होगा। तो जहां प्रॉफिट कमाने वाला बात है वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जहां पे क्या है, सोशल सर्विस है, जहां पे सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उसे हम कहते हैं क्या? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी, ठीक है। आगे चलते हैं, बताते हैं क्या होता है इंड्यूस्ड। मेरी बात समझना, ये देखो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व है जी। ये देखो ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये हो गया इनकम वाई, ठीक है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस्ड है सर, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मेरी बात समझना आप, ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है तो क्या है देखो, ठीक है। ये क्या होगा? आपका इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। इनकम इंक्रीज किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। इनकम आपका y से y1 हो गया, y2 हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? I1 से I2 हो जाएगा, I से I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, क्यों? जैसे जैसे इनकम होता जाएगा आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकम होगा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकम होगा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट कमाना है ना, तो ऐसा जाएगा। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट कर्व है। ये एक्स बार, ये वाई बार, ये इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये इनकम, ठीक है। अब क्या देखो ना, अब क्या? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ये ऑटोनॉमस क्या होता है सर? देखो ये गया ऐसे, दिस इज व्हाट, ये एक्स बार है, ये वाई बार है, ये इनकम है, ठीक है। ये क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, आहा, इन्वेस्टमेंट, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये क्या होगा? इनकम के साथ साथ ये इंक्रीज नहीं करेगा, पैरेलल ही जाएगा। सरकार यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करेगी, ये आपका इन्वेस्टमेंट पैरेलल ही जाएगा, है ना। इनकम इंक्रीज करने से सरकार और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जितना उसको करना है उतना ही करेगी। हमें एजुकेशन में 4% इन्वेस्ट करना है, वी हैव टू इन्वेस्ट अबाउट 4% ऑफ द जीडीपी, उतना ही करना है। हमें हेल्थ में इतना करना है, उतना ही करना है। सरकार अपना इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्रीज करेगी इनकम के इंक्रीज होने पे, इसीलिए ये क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। और सुनो एक बात, आप जो बनाते हैं ना वहां पीछे में एएस और एसी, आई मीन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व बनाते हैं, यहां से थोड़ा सा सुनो ना, एजिटेट हो गया तो यहां से काट देना, ठीक है। आप जो बनाते हैं ना वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो वहां पे जब हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट को, यहां पे भी आप देखेंगे तो ये क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उपयोग करते हैं, है ना। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, यही वाला पता है ना। ये यहां से जाता है कंजम्पशन, ये फिर एडी होता है कर्व। तो ये जो कर्व है ये आपका ऑटोनॉमस में ही आता है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, ये भी समझ में आ गया हमें। अब आगे चलते हैं, अब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा अभी, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में, एक ऐसी सिचुएशन है सर जहां पे जितने लोग काम करना चाहते हैं और जितने लोग काम करने के लायक हैं उन सबको काम मिल रहा है ना। इट क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू
It refers to the situation. It refers to the situation where the people who are willing and able to work are getting the work. जो काम करने के विलिंग है और जो काम करने के एबल है उनको काम मिल रहा है, इस सिचुएशन को हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन. इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन. लेकिन मेरी बात समझना, एक बात और है, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना ही हो, आपकी इकोनॉमी में दो अनएम्प्लॉयमेंट होगा. आपकी इकोनॉमी में दो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि होना ही होना तय है. कौन कौन से होंगे? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार से होंगे. देखो, एक क्या होगा, एक को हम कहेंगे, एक को बोलेंगे हम फ्रिक्शनल, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. और एक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. ठीक है. फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, मतलब मेरी बात समझना, कितना ही आपके इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको काम मिल रहा है, लेकिन ये दो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा. ठीक है. तो पहला क्या है? फ्रिक्शनल का मतलब ये हो गया कि आपकी इकोनॉमी में क्या है, आपकी इकोनॉमी में क्या है कि लोग काम छोड़े. ठीक है. कोई ले ऑफ किया, काम छोड़ दिया. अब काम छोड़ने के बाद क्या होता है, उसको नया काम ढूंढने में 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 5 साल लग जाता है. तो एक काम को छोड़ के जब दूसरे काम में जाते हैं, उसे हम जो ले ऑफ पीरियड है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ये हर इकोनॉमी में होगा, हर इकोनॉमी में होगा. तो ये क्या हो गया, आपने जॉब लीव किया और जॉब लीव करने के बाद सर्चिंग द न्यू जॉब. तो जब आप नया जॉब ढूंढते हैं, उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है. स्ट्रक्चरल में क्या होगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे क्या होगा, आपके पास कुछ और गुण है, आप चाहते कुछ और करना है, लेकिन आपके लायक इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है. आपके पास जो स्किल है ना, वो इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है. तो यहां पे मिसमैच हो जाता है. मिसमैच ऑफ क्या हो जाता है? देखो, मिसमैच ऑफ स्किल एंड डिमांड ऑफ जॉब इन द इकोनॉमी. इन द इकोनॉमी. तो ऐसा मिसमैच जो कि आपके इकोनॉमी में क्या होता है, स्किल जो आपके पास है और जो डिमांड है उस बीच में मतभेद हो जाता है, काम नहीं चलता. तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. क्या कहेंगे उसे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. अच्छा, द लास्ट टॉपिक आ जाओ, अब देखते हैं. एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट एक्स एंटे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट. ठीक है.
एक्स एंटे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, एक्स एंटे बोलो या एक्स पोस्ट बोलो, क्या होता है, देखो मेरी बात समझना। एक्स एंटे का मतलब क्या हुआ, एक्स एंटे का मतलब ये हो गया, एक्स एंटे चाहते हैं, हम सेविंग्स करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू सेव इन अ अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर हमारा देश कितना सेविंग्स चाहता है करना, कितना हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं करना। आप जो बजट देखते हैं ना, जो कि आप बजट देखते हैं, जो फेब को आता है ना, फर्स्ट फेब को आता है, वो क्या है, वो एक्स एंटे है कि हम चाहते हैं कि इस ईयर में इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना इतना सेव करेंगे। तो ये क्या है, विलिंगनेस है, विलिंगनेस है, ये विलिंगनेस टू सेव और इन्वेस्ट, ठीक है, विलिंगनेस टू सेव और इन्वेस्ट है क्या, एक्स एंटे। और एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्स पोस्ट होता है एक्चुअल में, आपने जो एक्चुअल में सेविंग्स किया है, ठीक है, और इन्वेस्ट किया है, उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट। आपकी इकोनॉमी में, है ना, द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन योर इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज एक्स पोस्ट। और एक्स एंटे क्या है, the amount of investment or savings that the economy is willing to do in an accounting year is known as ex ante। तो आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिए, और ये वाला बात आपका एग्जाम में आने वाला है, ये नोट कर लो, इसको एग्जाम में आएगा, पक्का है, पक्का है कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपको इस बार, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, और अच्छा से आप YouTube पे पढ़िए, बढ़िया से है, सारे लेक्चर्स हैं। आप चाहें तो आप स्किल फोरम का डाउनलोड कीजिए ऐप को, और वहां से पढ़ाई कीजिए, सिर्फ 11 रुपए में है, आपको सारे नोट्स वहां मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग इन अ छोटू सा ऐप, ठीक है। और हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए लोगों को कि हाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए डेडिकेटेडली लग रहा है,